हेलो एंड वेलकम बैक टू आईसीएस लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हमने लास्ट फ्यू मिनट्स में हमने जो है एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स या एल्जेब्रा ऑफ प्रोबेबिलिटी करके हमने कुछ पढ़ा। ठीक है, उसका मैंने एक न्यूमेरिकल आपके लिए छोड़ा था कि इसको आप ट्राई करके देखिए। ठीक है, उसको एक बार फटाफट देख लेते हैं कि कैसे विद इन नो स्पैन ऑफ टाइम हम उसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ए हमें 0.5 दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें 0.6 दी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है क्वेश्चन में 0.4 गिवन है। हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। एक हमने कॉम्प्लीमेंट के बारे में वहाँ पे प्रॉपर्टी पढ़ी थी, किसी भी इवेंट के कॉम्प्लीमेंट की अगर प्रोबेबिलिटी पूछी है, अगर सपोज आपसे एक्स के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो आप 1 में से माइनस कर दीजिए एक्स की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यानी कि हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं अगर हम 1 में से माइनस कर दें ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं हम वेन डायग्राम की हेल्प से। हम फटाफट वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स से ये हमारा सैम्पल स्पेस है। ठीक है, इसके अंदर हम दो सेट ले लेते हैं, सेट ए और सेट बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन से स्टार्ट कीजिए। इंटरसेक्शन हमें दिया है 0.4, तो ये जो है 0.4 हो जाएगा। अब लेट्स से अगर ये ए है और ये हमारे पास बी है, तो ए की जो प्रोबेबिलिटी गिवन है वो गिवन है हमें 0.5 और उसमें से इंटरसेक्शन में ऑलरेडी 0.4 लिख चुके हैं। ये जो हमारा सर्कल बनता है, ये वाला इतना सर्कल, इस सर्कल के अंदर हमें 0.5 लिखना है और 0.4 तो हम लिख ही चुके हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं 0.1। ठीक है, और बी की प्रोबेबिलिटी जो है इस सर्कल के अंदर आएगी, वो कितनी होनी चाहिए? 0.6, तो 0.2 यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि 0.4 हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं। अब देखिए इंटर यूनियन का मतलब है इस पूरे रीजन को मिला के, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है? इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है 0.1 प्लस 0.4 प्लस 0.2 और इसको कर देंगे हम 1 में से माइनस, तो ये आएगा 1 माइनस 0.7 और ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी? 0.3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ टू इवेंट्स ई एंड एफ आर 0.25 एंड 0.30 रिस्पेक्टिवली। यानी कि हमारे पास ई की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें 0.25 दी गई है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमें जो गिवन है दैट इज़ 0.3 या 0.30। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा और एक बात हमें गिवन है दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ is equal to 0.14. Now the question being asked is probability that either E occurs or F occurs। और मैं सेट चैप्टर से ये बोलता आ रहा हूँ कि either और का मतलब क्या होगा? either और का मतलब है यूनियन। तो इसको भी हम फटाफट जो है वेन डायग्राम से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से ये हमारे दोनों सेट हैं, ये है A और ये है B। तो इंटरसेक्शन से स्टार्ट करिए, तो इसमें हमारे पास 0.14 हो गया। ठीक है, और इसमें फिर हमारे पास ए के पास कितनी सॉरी हम ई और एफ ना लेके, देखो वेन डायग्राम को छोड़ो, इसको डायरेक्टली अगर हम करें तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, दैट इज 0.25 प्लस 0.30 और माइनस 0.14, दैट इज 0.55 माइनस 0.14। ठीक है, तो इसके पास जो है हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज 0.41। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी प्रीवियस ईयर, देखो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं एनडीए के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है? ए बी सी आर 3 इवेंट्स, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 ऑफ दीज इवेंट्स अकर। एटलीस्ट 2 ऑफ दिस अकर का मतलब मैं आपको वेन डायग्राम से समझाना चाहूँगा कि इसका मतलब क्या होता है। अगर हमारे पास ये रेक्टेंगल सैम्पल स्पेस है तो ये हमारा फर्स्ट इवेंट हो गया लेट्स से ए, ये हमारा सेकंड इवेंट हो गया लेट्स से बी, और ये हमारे पास लेट्स से थर्ड सर्कल जो रिप्रेजेंट करता है वो सी इवेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों जिस एरिया को मैं जो है येलो से शेड कर रहा हूँ, ये पूरा रीजन मिला के
इसको बोलते हैं हम एटलीस्ट 2। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और इसकी प्रॉपर्टी हमने सेट में भी पढ़ी थी। ठीक है, तो इसको कैसे देख सकते हैं, आप इस थर्ड ऑप्शन पे फोकस कीजिए। हमने ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ऐड कर ली, यानी कि ये वाली। ठीक है, ये वाली जो है हमने ऐड कर ली। हमने बी इंटरसेक्शन सी की ऐड कर ली, यानी कि हमने ये वाली ऐड कर ली। ठीक है, और हमने सी इंटरसेक्शन यानी कि ये वाली जो है ऐड कर ली हमने। ये सारी तीनों प्रॉपर्टी जो है हमने ऐड कर ली। ठीक है, अब आप ये देख रहे होंगे कि ये जो बीच वाला जो रीजन है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है हमारे पास, अगर हम इसको मार्क करें, ये 3 बार काउंट हो गया, तीनों के इंटरसेक्शन में था ये। तो ये ए इंटरसेक्शन बी में भी काउंट हुआ, ये ए इंटरसेक्शन सी में भी काउंट हुआ, और ये बी इंटरसेक्शन सी में भी काउंट हुआ। जो चीज़ 3 बार काउंट हो गई है और हमें वो सिर्फ एक ही बार ज़रूरत है उसकी, ठीक है, तो हमें उसकी एक ही बार ज़रूरत है, तो हमें वो डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम उसको जितनी बार भी एक्स्ट्रा बार है वो डिलीट कर देंगे। तो हम उसको कितनी बार डिलीट कर देंगे, 2 टाइम्स हम उसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाता है। नाउ हमारा जो आज का जो नया टॉपिक रहने वाला है, दैट इज़ ओड्स इन फेवर एंड ओड्स इन अगेंस्ट। दोस्तों देखो, इसके बारे में आपने जनरली रियल लाइफ में कभी ना कभी सुना होगा कि यार व्हाट आर द ओड्स दैट टुडे विल इट रेन और नॉट। इस बात के कितने चांसेस हैं कि ये काम होगा कि नहीं होगा, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट आर दी ओड्स, व्हाट आर दी ओड्स ऑफ एनी इवेंट बीइंग अकर्ड और नॉट। ये इवेंट होने के कितने चांसेस हैं, तो उसको हम इंग्लिश में ओड्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम ओड्स काउंट करने वाले हैं। एक तो फेवर में, किसी चीज़ के फेवर में कितने ओड्स होते हैं या चांसेस, और किसी चीज़ के अगेंस्ट में कितने हैं ओड्स होते हैं। तो ओड्स का जो मेन मीनिंग है वो आप ध्यान रखेंगे, चांसेस। ठीक है, तो ओड्स इन फेवर की डेफिनेशन बन जाती है दैट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वेज दैट एन आउटकम कैन अकर कंपेयर टू हाउ मेनी वेज इट कैन नॉट अकर। ओड्स इन फेवर सिंपली अगर आपको कैलकुलेट करने को पूछा जाए तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए। उसमें क्या करना है, उसमें न्यूमरेटर में आपको वो वैल्यू रखनी है, नंबर ऑफ वेज एनी इवेंट ई कैन अकर। कोई भी इवेंट ई है उसके होने के फेवर में जितने नंबर ऑफ चांसेस हैं वो आप न्यूमरेटर में रख दीजिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेज ई कैन नॉट हैपन। अब आप डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, वो सारे नंबर ऑफ वेज या चांसेस रख दीजिए जो ई के फेवर में नहीं है, ई के अगेंस्ट में है। तो नंबर ऑफ वेज ई कैन अकर, दैट इज़ आवर न्यूमरेटर। नंबर ऑफ वेज ई कैन नॉट अकर, तो दैट इज़ आवर डिनोमिनेटर। और इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, ओड्स इन फेवर मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी करेंगे हम, एक बार आप फॉर्मूले देख लीजिए। दूसरा है हमारे पास ओड्स इन अगेंस्ट। ये जस्ट ओड्स इन फेवर का रेसिप्रोकल है या उसका उल्टा है। यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आएगा, नंबर ऑफ वेज ई कैन नॉट अकर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेज ई कैन अकर या कैन हैपन। ठीक है, और यहाँ पे n अपॉन m आ जाएगा। ठीक है, एक जो है एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि ये है या इससे पहले एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। लेट्स से कि हमने एक डाइस थ्रो की, ठीक है, एक हमने डाइस थ्रो की और मैं ये बेट लगाता हूँ, मेरा ये बेट है कि डाइस पे जो है इवन नंबर आएगा। ठीक है, तो ये मेरा इवेंट ई हो गया कि मैं ये कहता हूँ कि डाइस पे जो है इवन नंबर आएगा। अब मेरे फेवर में कितने ओड्स हैं, मेरे फेवर में कितने चांसेस हैं, तो ओड्स इन माय फेवर, ओड्स इन माय फेवर। तो इस बात की जो आंसर है या रेशियो आएगी वो किस तरीके से आएगी, मैं न्यूमरेटर में वो वैल्यू रखूँगा जो मेरे इवेंट के हो जाने के फेवर में जितने नंबर ऑफ चांसेस हैं। अब देखो डाइस में हमारे पास जो नंबर्स हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 और 6। इसमें से अगर मैं इवन की बात करूं तो 2 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया। ठीक है, तो मेरे पास ई इवेंट हो जाने के फेवर में 3 जो है यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स है, डिवाइडेड बाय अगर मैं बात करूं कि ई ना होने के फेवर में कितने या ई के अगेंस्ट में कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, वो भी 3 हैं। तो यहाँ पे जो ओड्स की रेशियो आ जाती है वो 1/1 या 1:1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1:1, ये रेशियो आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से।
एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि लेट से हमने दो कॉइन्स को टॉस किया, ठीक है, हमने दो कॉइन्स को टॉस किया और मैं बेट लगाता हूँ कि एटलीस्ट वन हेड तो आएगा ही आएगा, ठीक है, एटलीस्ट एक पे तो हेड आएगा ही आएगा, मैं ये बोल देता हूँ। तो अब आप ये बताइए कि मेरे फेवर में कितने ओड्स होंगे, ओड्स इन माय फेवर। तो दो हेड में टोटल आउटकम कितने होते हैं, 4, और उनमें से अगर मैं ये देखूं कि वो टोटल 4 आउटकम कौन से होते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ठीक है। अब मेरे फेवर में कौन कौन है, 1 2 और 3, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में कौन आ जाएगा, 3, और डिनोमिनेटर में कौन आ जाएगा, ये जो है हमारा डिनोमिनेटर में ये वाला जो है, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे। तो अब मेरी जो रेशो आएगी वो 3:1 या 3/1 मेरा ओड्स इन फेवर है, ठीक है। और अगर यहीं से मैं ये जानना चाहता हूँ कि ओड्स इन अगेंस्ट कितना है, ओड्स इन अगेंस्ट वाली रेशो कितनी आएगी, तो वो जस्ट इसकी उल्टी आएगी, वो कितनी आएगी, वो 1/3 आएगी, क्योंकि जो मैंने इवेंट बोला है उसके ना होने के फेवर में या उसके अगेंस्ट में 1 पॉसिबल आउटकम है और उसके फेवर में 3 पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो वो ये रेशियोज़ एक दूसरे के बिल्कुल रेसिप्रोकल हैं और आप इन दोनों रेशियोज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन कहता है कि इफ़ द ओड्स अगेंस्ट, भाई ध्यान रखना क्वेश्चन में ओड्स इन फेवर दिया हुआ है या फिर ओड्स इन अगेंस्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें ओड्स इन अगेंस्ट दिया हुआ है और ये हमें पता है कि n ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट अपॉन n ऑफ ई होता है, यानी कि इसमें न्यूमरेटर में क्या आएगा, ई के अगेंस्ट में कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ई के फेवर में कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है। तो ये हमें रेशो क्वेश्चन में दी हुई है 2/3, ठीक है। अब पूछता है देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स ऑकरेंस। अब ये ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछते हैं कि ई इवेंट के हो जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ठीक है। भाई देखो उसके जो फेवर में है वो तो आउटकम कितने हैं हमारे पास, 3, ठीक है। अब उसके टोटल में कितने आउटकम हैं, प्रोबेबिलिटी तो हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। अब टोटल आउटकम्स कैसे मिलेंगे, टोटल आउटकम्स हमें मिलेंगे टोटल आउटकम्स जो हैं हमें मिल सकते हैं अगर हम ई के फेवर में जितने चांसेस हैं और ई के अगेंस्ट में जितने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं, कोई काम होने के जितने तरीके हैं और जितने उस काम के नहीं होने के तरीके हैं, अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ वेज मिल जाएगा, ठीक है, टोटल आउटकम्स मिल जाएंगे हमें। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों रेशियोज़ को ऐड कर दें तो ये 5 बन जाएगा और ई की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, ई की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 3/5 बन जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं ई कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो देखो ई के अगेंस्ट में या ई के ना होने के फेवर में जो नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो कितने हैं, 2 हैं और टोटल कितने हैं, 5 हैं। तो 2/5 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी ई कॉम्प्लीमेंट की और 3/5 हो जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी ई की, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, अ गैम्बलर बेट्स दैट इट इज़ अ स्पेड और एन एस। तो इवेंट ई हमारा बन गया यहाँ पे कि या तो वो स्पेड होगा या फिर वो एक एस होगा, ठीक है। एस मतलब हमारा जो इक्का होता है और स्पेड हमारी जो ब्लैक कलर की इस टाइप की होती है, ठीक है, वो वाली कलर। तो वो कहता है व्हाट आर द ओड्स अगेंस्ट हिज विनिंग। तो उसने जो क्वेश्चन पूछा है वो ओड्स अगेंस्ट पूछा है, ओड्स इन अगेंस्ट। और ओड्स अगेंस्ट दोस्तों क्या होता है, ऊपर न्यूमरेटर में आएगा ई के ना होने के कितने नंबर ऑफ तरीके हैं और डिनोमिनेटर में आएगा ई के हो जाने के कितने तरीके हैं, ठीक है, या ई के फेवर में कितने नंबर ऑफ वेज हैं। अब पहले ये डिनोमिनेटर कैलकुलेट कर लेते हैं। भाई देखो आपने कोई भी कार्ड विड्रॉ किया तो वो या तो स्पेड होगा या एस होगा, ऐसे कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, ऐसे हमारे पास 16 पॉसिबल आउटकम्स हैं। भाई देखो 13 तो स्पेड्स होती हैं, ठीक है, और 4 हमारे पास एसीज होते हैं, लेकिन एक कॉमन कार्ड भी होता है दोनों जगह। भाई एक जो है एक कार्ड हमारा स्पेड और प्लस एस दोनों होता है, ठीक है।
तो उसको दोनों जगह तो नहीं काउंट करेंगे, तो टोटल 17 में से एक माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 16 बचेगा। अब ई के अगेंस्ट में कितने नंबर ऑफ वेज हैं या कितने नंबर ऑफ चांसेस हैं, तो वो तो सीधा सीधा ऐसे ही कैलकुलेट हो जाएगा, 52 माइनस 16, ठीक है। तो अगर इसको हम देखें तो 52 माइनस 16 अगर हम करके देखें तो ये 6 और ये हमारे पास आ जाएगा 36। तो ये जो रेशो है हमारी फाइनली, ये हमारी रेशो क्या बताती है हमें, ओड्स इन अगेंस्ट रेशो हमें प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। यही हमारा इसका क्वेश्चन था। और इसको आप चाहो तो रिड्यूस कर सकते हो, इसको 4 से रिड्यूस कर सकते हो और ये 9/4 जो है रेशो बन सकती है। भाई एक चीज़ और नोट करना कि हमने प्रोबेबिलिटी में ज़रूर पढ़ा हुआ है कि वो उसकी वैल्यू 1 या 1 से छोटी या 0 या 0 से बड़ी होती है, ठीक है। लेकिन ओड्स इन अगेंस्ट में ऐसा नहीं है, वो कैसी भी रेशो हो सकती है, 1 से बड़ी भी हो सकती है, 1 से छोटी भी हो सकती है। हाँ नेगेटिव में नहीं जाएगी बट 1 से बड़ी भी हो सकती है वो, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे कहता है कि ओड्स अगेंस्ट सर्टेन इवेंट इज़ 5:2, तो यानी कि इसने ओड्स अगेंस्ट दिया है, ओड्स अगेंस्ट उस इवेंट का नाम मान लेते हैं ए मान लेते हैं और वो रेशो उसने दी है 5/2, यानी कि एन के अगेंस्ट में 5 हैं और एन के फेवर में कितने हैं, 2 हैं। देन ये कहता है द ओड्स इन फेवर ऑफ अनदर इवेंट इज 6:5। यहाँ पे तो भाई इसने एक और इवेंट की बात कर दी है तो उसको हम इवेंट बी मान लेंगे और उसके बारे में इसने लिखा हुआ है ओड्स इन फेवर ऑफ बी और वो इसने दिया हुआ है 6/5। और ओड्स इन फेवर वाली रेशो हमें पता है कि न्यूमरेटर में आएगा बी के फेवर में बी के हो जाने के नंबर ऑफ वेज और डिनोमिनेटर में आएगा बी के ना होने के कितने तरीके हैं। ये दोनों रेशो हमें यहाँ पे दी है। अब क्वेश्चन कहता है इफ़ बोथ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट देन द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स विल हैपन इज। अगर दोनों इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन हो जाने की प्रोबेबिलिटी, और एटलीस्ट 1 या आइदर और ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। इसका मतलब ए यूनियन बी पूछना जाता है और इसका फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो दोस्तों देखो इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा अलग जो है कंसेप्ट है जो अभी तक हमने अपनी क्लासेस में कवर नहीं किया है। यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। मे बी हमारे इसी क्लास में या मे बी इससे जस्ट नेक्स्ट वाली क्लास में हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करने वाले हैं। और आई होप कि बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स को लेके क्या प्रॉपर्टीज़ बनती हैं। वो प्रॉपर्टी जो यहाँ पे चाहिए मैं उसको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। देखो जब भी ए और बी इंडिपेंडेंट होते हैं, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, तो यहाँ पे हमें ये रिजल्ट यूज़ करना होता है कि ए और बी के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगी। जब भी दो इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे तो उनके एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी, दैट इज़ उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, उनकी दोनों की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट आ जाएगा, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। अब क्वेश्चन सारा जो रिड्यूस होकर रह जाता है ना, वो इतना रह जाता है क्या हम ये निकाल सकते हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कहीं से पता चल सकती है क्या, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन बस इसी बात पे अब टिक गया है कि क्या हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कहीं से वैल्यू पता चल सकती है क्या। देखिए पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब ये नहीं है कि ए के फेवर में जितने हैं और टोटल आउटकम जितने हैं, ए के फेवर में कितने हैं भाई, यहाँ पे इस रेशो में देखो ना, ए के फेवर में 2 हैं और टोटल कितने हैं, इन दोनों रेशोज को ऐड कर दो आप, तो टोटल हमारे पास 7 है, तो ये ए की प्रोबेबिलिटी होगी। इसी तरीके से हम बी की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू बी के फेवर में और डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है। बी के फेवर में कितने, इस रेशो पे यहाँ पे फोकस करो, बी के फेवर में हमारे पास 6 आउटकम्स हैं और टोटल आउटकम्स कितने हैं, दोनों को ऐड कर दो तो हमारे पास 13 है। ए और बी की प्रोबेबिलिटी आ गई है तो हम अपने फाइनल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं। इसका आंसर जो होगा वो होगा 2/7 प्लस 6/13 और माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो इंडिपेंडेंट की ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके
हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2/7 इंटू 6/13। तो इसको मल्टीप्लाई करके और इन दोनों में ऐड या सब्ट्रैक्ट करके इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो आप कर सकते हैं इजीली। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन कहता है कि अ पार्टी ऑफ 23 पर्सन टेक देयर सीट एट ए राउंड टेबल, द ओड्स अगेंस्ट 2 पर्सन सिटिंग टुगेदर। भाई इसने कहा है इवेंट ई इज इक्वल टू 2 पर्सन्स सिटिंग टुगेदर। ये तो हो गया हमारा इवेंट, और इसने पूछा है ओड्स अगेंस्ट में। ठीक है, ओड्स इन अगेंस्ट ऑफ ई, तो यानी कि ये रेशो रहने वाली है एन ऑफ ई के ना होने के तरीके डिवाइडेड बाय एन ऑफ ई के फेवर में या ई के हो जाने के जो नंबर ऑफ वेज हैं वो। अब भाई ये देखो, हम जो है एक सर्कल में 23 पर्सन्स को सिट कराने वाले हैं। ठीक है, लेट्स से ये हमारा फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके हम जो है अपने सर्कल में 1 2 3 4 5 डैश 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 22 और 23 पीपल आर सपोज टू सिट अराउंड ए सर्कल। और हमें पता है सर्कल में 23 लोगों को अरेंज कराने के टोटल नंबर ऑफ मेथड्स जो हैं वो कितने हैं, 22 फैक्टोरियल। ठीक है, लेकिन हमें टोटल नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए ई के फेवर में कितने हैं। ई का मतलब क्या है, 2 पर्सन सिटिंग टुगेदर। तो हम ये निकाल लेते हैं कि इस बात के कितने तरीके हैं कि 2 पर्सन एक साथ बैठेंगे, जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना है, 23। चलिए इसका हम वही पुराना तरीका यूज़ करते हैं, कोई भी हम 2 को एक ही यूनिट मानेंगे। ठीक है, ये परमुटेशन की क्लास में हम अच्छे से ऐसी टाइप के क्वेश्चन करके आ चुके हैं। तो इनको एक यूनिट मानेंगे, तो यहाँ पे जो टोटल यूनिट्स होने वाली हैं वो कितनी होने वाली हैं, 22 यूनिट्स। ठीक है, 22 यूनिट्स होने वाली हैं, और 22 यूनिट्स को सर्कल में अरेंज करने के जो तरीके हैं वो कितने होने वाले हैं, 21 फैक्टोरियल। एक कम का फैक्टोरियल होता है, तो यहाँ पे हमारे ई के फेवर में जो है 21 फैक्टोरियल हो जाते हैं। अब ई के अगेंस्ट में कितने होंगे, भाई ई के अगेंस्ट में अगर निकालने हैं तो क्यों ना हम टोटल निकाल लें और उसमें से माइनस कर दें ई के फेवर में जितने हैं। ठीक है, ई के फेवर में तो हम निकाल ही चुके हैं 21 फैक्टोरियल। टोटल कितने होंगे, भाई टोटल हमारे पास 23 पर्सन हैं, और उनको सर्कल में बिठाने के तरीके कितने हैं, 22 फैक्टोरियल, एक कम का फैक्टोरियल। तो ई के अगेंस्ट में हमारे पास कितने हो जाएंगे, 22 फैक्टोरियल माइनस 21 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहो तो ऐसे कर सकते हैं कि 22 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 21 फैक्टोरियल माइनस 21 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 21 फैक्टोरियल। यहाँ से हमें 22 मिलेगा, यहाँ से हमें 1 मिलेगा, और इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 21। ये जो रेशो आएगी ये 21/1 आएगी, या फिर ये कह सकते हो 21:1 जो है इसका ओड्स इन अगेंस्ट है। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने डील कर लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो हमारा क्या रहेगा, वो हमारा रहेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, यहाँ से आप ये मान लीजिए कि यहाँ तक की जो हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है वो सभी मैथ वाले स्टूडेंट्स 11th क्लास में पढ़ लेते हैं उतनी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अगर आपने 11th में मैथ्स पढ़ा होगा तो आपने अभी तक जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं वो सारे कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 11th क्लास के सिलेबस में, सीबीएसई के सिलेबस में देखे होंगे। ठीक है, अब यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा लेवल अप होने वाला है, यहाँ से यहाँ तक के आपके जितने भी कंसेप्ट हैं उनको आप बिल्कुल क्लियर कट समझ लीजिए एक बार। अगर आपको कोई वीडियो दोबारा से देखने की ज़रूरत है, रिवाइंड कर लीजिए उसको। ठीक है, यहाँ तक पहुँचने के बाद कोई भी डाउट मत रखना कि हाँ ठीक है उसको बाद में समझ लेंगे या उसको देख लेंगे, ठीक है, या याद कर लेंगे, नहीं। फिर आगे से आगे के जो टॉपिक हैं वो आपको शायद उतने अच्छे से समझ नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ये मानता हूँ कि आपने ये यहाँ तक के टॉपिक अच्छे से समझ लिए। तो हम अब बात करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। देखो ऐसा है कि अभी तक जब भी हमने बात की है, ठीक है, हमने एक इवेंट की या 2 इवेंट की बात की है। ठीक है, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, लेट्स से कि मैं एक कॉइन टॉस करने वाला हूँ। ठीक है, और मैं ये कह देता हूँ कि अगर उस पर हेड आता है तो मैं उसके बाद एक डाइस को टॉस करूँगा, और अगर मेरे कॉइन पे टेल आता है तो मैं कॉइन को फिर से टॉस करूँगा। ठीक है, कॉइन को मैं अगेन टॉस करूँगा।
तो अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, समझ रहे हो, या फिर मैं आपसे ये पूछूं दो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप ये कहोगे सर इवन नंबर तो तब आएगा ना जब डाइस टॉस हुई होगी, और डाइस टॉस होगी या नहीं होगी ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये तो इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने जो फर्स्ट टाइम जो कॉइन को टॉस किया है उस पे हेड आया या टेल आया। भाई अगर कॉइन पे टेल आया होगा तो डाइस ही नहीं टॉस हुई होगी, तो इवन नंबर आने का तो कोई चांसेस ही नहीं है, समझ रहे हो। या फिर अगर मैं आपसे इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछूं कि दो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी कि दो कॉइन्स पे, पहले कॉइन पे भी टेल और दूसरे कॉइन पे भी टेल, तो आप कहोगे सर दूसरे कॉइन का नंबर तो तब आएगा ना जब हमारे पास फर्स्ट टाइम क्या आया होगा, टेल आया होगा। तो दोस्तों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है जब एक इवेंट बाद में होता है और एक इवेंट पहले होता है। यहाँ पे पहले इवेंट कौन सा हुआ है, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट इवेंट है वो हमारा क्या है, इस कॉइन को टॉस करना, ठीक है। और सेकंड जो इवेंट है, ठीक है, वो हमारा कौन सा है, वो हमारा ये है, ये बी इवेंट है कि या तो हमने कॉइन को टॉस किया होगा या डाइस को टॉस किया होगा। तो जो बाद में होने वाला इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है कि पहले क्या हुआ। तो यहाँ पे आ जाते हैं दो टाइप के इवेंट्स, डिपेंडेंट इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स। जब किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी उससे पहले जो हो चुके हैं इवेंट उनकी प्रोबेबिलिटी की वजह से डिपेंड करती है, तो वहाँ पे जो कंडीशनल, जो वहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी का जो कंसेप्ट आता है वो कौन सा आता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट आता है, ठीक है। तो एक और मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है, कि मान लो मैंने एक कॉइन टॉस किया और चाहे हेड आए या टेल आए, मैंने फिर से दूसरे एक कॉइन को टॉस किया। हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए हैं जहाँ पे हमने ये पढ़ा है कि दो कॉइन्स को टॉस किया और इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ या उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बताओ, दो हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ या एक टेल की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, तो ये उन्हीं एग्जाम्पल्स में से एक है ये वाला कि हमने दो कॉइन को टॉस किया, या ये कह सकते हो एक कॉइन को टॉस किया उसके बाद एक और कॉइन को टॉस किया। तो यहाँ पे मैं पूछूं कि दो टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, तो दो टेल की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 ही रहेगी, क्योंकि हमें पता है दो कोइंस को, फर्स्ट कोइन, ठीक है, और ये सेकंड कोइन, तो इनको दो बार टॉस करने से ये हमारा सैम्पल स्पेस बनता है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, और इसमें एक ही फेवर में हमारे, तो वो कितना हो जाएगा 1/4। अगर मैं एटलीस्ट वन हेड की प्रोबेबिलिटी पूछूं तो एटलीस्ट वन हेड में ये तीनों काउंट हो जाएंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/4, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पहले क्या हुआ है, पहले कॉइन पे क्या हेड आया है क्या टेल आया है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, समझ रहे हो। मतलब कि दूसरे कॉइन पे हेड आएगा या टेल आएगा उस बात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले कॉइन पे क्या आया था, क्योंकि अब दूसरे कॉइन पे हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही है, ठीक है, समझ रहे हो आप। बाकी देखो धीरे धीरे मैं इस टॉपिक को इतना अच्छे से समझा दूंगा आपको कि आपको नहीं लगेगा, बट एक बार स्टार्टिंग में जो है थोड़ी सी फजीनेस आती है कि हाँ मतलब क्या है, बट आप इसको फॉलो करते रहिए। अब एक बार और मैं फॉर्मली जो है डेफिनेशन की बात कर लेता हूँ, इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड डिपेंडेंट इवेंट्स, क्योंकि जहाँ पे इवेंट्स डिपेंडेंट होंगे वहाँ पे हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही यूज़ करना पड़ेगा। डिपेंडेंट इवेंट्स कौन से हैं, टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स इफ़ happening of any one of these does not affect the happening of or non happening of other event, ठीक है। जहाँ पे एक इवेंट का होना या ना होना उसकी प्रोबेबिलिटी पे असर पड़ रहा है किसी दूसरे इवेंट के पहले हो जाने से, ठीक है, तो ऐसे इवेंट होते हैं डिपेंडेंट इवेंट। और जहाँ पे एक इवेंट के होने या ना होने से दूसरे इवेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और जब डिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तब हम कौन सी प्रोबेबिलिटी यूज़ करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल अच्छे से हम इस चीज़ को समझ लेंगे। देखिए मान लीजिए कि हमारे पास एक ये बीकर है जिसमें हमारे पास 4 तो जो हैं वो ब्लू बॉल्स हैं और 3 जो हैं ग्रीन बॉल्स हैं, ठीक है। अब मेरी एक बात सुनिए कि मान लो इस बीकर में से हमने कोई एक बॉल निकाल ली, ठीक है, कोई एक बॉल निकाल ली, उसके बाद मतलब इनमें से कोई एक बॉल डिलीट कर दी या निकाल दी हमने। अब मैं उसके बाद पूछता हूँ कि इसमें ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है,
मतलब बॉल एक हमने उस बीकर में से एक बॉल निकाल के साइड में कर दी। अब बीकर में प्रेजेंटली एक बॉल कम है, कौन सी कम है हमें नहीं मालूम, तो मैं ये पूछता हूँ कि अब प्रेजेंटली उस बीकर में ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है या फिर उसमें ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो आप कहोगे सर हम एग्जैक्टली जब तक नहीं बता पाएंगे जब तक आप ये नहीं बताओ कि वो जो बॉल रिमूव हुई है वो कौन से कलर की हुई है, क्योंकि अगर वो ग्रीन बॉल रिमूव हुई है तो हमारी जो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी जो है हमारे पास वो आ जाएगी 2/1 2 3 4 5 2/7। ठीक है, अगर कौन सी रिमूव हुई है, ग्रीन रिमूव्ड, और अगर वो हमारी जो बॉल रिमूव हुई है वो ब्लू रिमूव हुई है, ठीक है, तो हमारे पास जो ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी अब बच जाती है वो बच जाती है 3/7। समझ रहे हो आप? तो यानी कि यहाँ पे ग्रीन की प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है कि जो पहली बॉल जो रिमूव हुई है वो कौन सी रिमूव हुई है। और ये जो कंसेप्ट सारा है ये किसका है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, जहाँ पे इवेंट्स डिपेंडेंट होते हैं या फिर जहाँ पे एक इवेंट के हो जाने या ना हो जाने से दूसरे इवेंट पे असर पड़ता है, उसकी प्रोबेबिलिटी पे असर पड़ता है। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन ही देख लेते हैं, फिर मैं क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊंगा कि क्या आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये कहता है ए फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज़ गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज़ ए बॉय। अब देखो यहाँ पे 2 इवेंट की बात कर रहे हैं, मैं एक एक करके दोनों इवेंट्स को लिखता हूँ। पहला इवेंट इसने बोला कि बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज़, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज़। दूसरा इवेंट इसने बोला जो गिवन दैट के बाद लिखा था, ये वाला इवेंट, ठीक है, इसमें इसने बोला बी इज इक्वल टू एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। ठीक है, एक बार सैंपल स्पेस और बना लेते हैं। 2 चिल्ड्रन के सैंपल स्पेस जो बनेगा बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसे 2 कोइंस को टॉस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सैंपल स्पेस बनेगा बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय और गर्ल गर्ल। भाई इसका मतलब ये है दोनों जो चिल्ड्रन हैं वो बॉयज़ हो सकते हैं। फर्स्ट चिल्ड्रन कैन बी बॉय, सेकेंड कैन बी गर्ल, फर्स्ट चाइल्ड कैन बी गर्ल, सेकेंड चाइल्ड कैन बी बॉय एंड बोथ द चिल्ड्रन कैन बी गर्ल्स। ठीक है, इतना। अब यहाँ पे 2 इवेंट की बात की गई है। अब फिर से हम अपनी जो है ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझते हैं। अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, इसके बाद जो लिखा है ना उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो, यानी कि इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जानना चाहता है क्वेश्चन वाला कि भाई इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। लेकिन जो इसके बाद जो लिखा है, गिवन दैट के बाद जो लिखा है, ये इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, यानी कि बी इवेंट हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, यानी कि अब हमारे पास जो फैमिली है उसके सैंपल स्पेस में 4 नहीं, सिर्फ वही सैंपल स्पेस में वही आउटकम्स रहेंगे जो बी के फेवर में है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अब हमारे सैंपल स्पेस में ये चारों नहीं बल्कि सिर्फ वही रहेंगे जो बी के फेवर में है, क्योंकि बी इवेंट हो चुका है। ठीक है, तो बी इवेंट हो चुका है यानी कि बी तो ये कहता है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ ए बॉय, यानी कि ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा क्योंकि बी इवेंट जो हो चुका है वो कहता है एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ अ बॉय। ठीक है, अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज़, इन तीनों में से हमें देखना है, इन तीनों में से बोथ आर बॉयज़ कितने हैं। एक ही ऐसा आउटकम है जहाँ पे दोनों चिल्ड्रन आर बॉयज़। ठीक है, और टोटल आउटकम अब हमारे पास कितने बचे हैं? हमारे पास सिर्फ 3 आउटकम्स बचे हैं, तो 1/3। तो इस ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। कब? व्हेन इवेंट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है दोस्तों,
अब इस क्वेश्चन का मैं एक और मेथड बताता हूँ, फॉर्मूले वाला मेथड, जो यूनिवर्सली आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखो हमारे पास दो इवेंट हैं। एक हमारे पास है बोथ, पहले सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं। सैम्पल स्पेस हमारा क्या है, बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय और गर्ल गर्ल। फिर उसके बाद पहला इवेंट हम मान लेते हैं बोथ द चिल्ड्रन आर। देखो पहला कहने का मतलब ये नहीं है कि वो पहले हुआ है, इवेंट पहले वही हुआ है जो गिवन दैट के बाद लिखा है। जो भी इवेंट गिवन दैट के बाद लिखा है यानी कि वो इवेंट हो चुका है, इट इज़ गिवन दैट यानी कि ऐसा हो चुका है या ऐसा दिया जा चुका है। ठीक है, तो ए इवेंट हमने लिया बोथ आर बॉयज़, और इसका हमने जो है सेट बना लिया दैट इज़ बॉय बॉय, क्योंकि इसमें अकेला एक यही आउटकम आएगा। बी हमने बना लिया एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ अ बॉय, और यहाँ से हम देखते हुए बना लेते हैं, इसमें होगा एक बॉय बॉय, एक बॉय गर्ल और एक गर्ल बॉय। ठीक है, अब हमसे जो प्रोबेबिलिटी पूछी है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। ये जो स्लैश लगाया है, स्लैश के बाद हमने बी लिखा है, इसका मतलब है ए की प्रोबेबिलिटी जब बी ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, इसको प्रोनाउंस करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड या हैपेंड। ठीक है, अब जो मैं फॉर्मूले की बात कर रहा था वो फॉर्मूला क्या है, जब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मतलब क्या है, ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी जानना चाहते हैं जब बी ऑलरेडी हो चुका है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट विच हैज़ बीन ऑलरेडी ऑकर्ड। न्यूमरेटर में हमारे पास दोनों इवेंट के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आएगी और डिनोमिनेटर में हमारे पास उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आएगी जो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, चलिए अगर हमें अब ए इंटरसेक्शन बी की ज़रूरत है तो ए इंटरसेक्शन बी हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा भाई, इन दोनों सेट में से इंटरसेक्शन ढूंढेंगे तो एक ही एलिमेंट आपको मिलेगा। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, उसके फेवर में 1 है। टोटल आउटकम कितने हैं हमारे पास, टोटल आउटकम हमारे पास है 4 डिवाइडेड बाय बी की प्रोबेबिलिटी उसके फेवर में हमारे पास कितने हैं 3 और डिवाइडेड बाय 4 से 4 कैंसिल होगा, आंसर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, इसको हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। आप इस फॉर्मूले को समझिए। ठीक है, ए बाई बी कोई नया इवेंट नहीं है, ए बाई बी का मतलब ए की ही प्रोबेबिलिटी निकालना है, लेकिन उन हालातों में जिन हालातों में बी इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, और उसका आंसर आएगा ए और बी दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय बी इवेंट यानी कि उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी दैट हैज़ ऑलरेडी बीन अकर्ड। ठीक है, इतना आप समझिए। अब इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे यहाँ इस क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए फिर टिल देन यू कीप लर्निंग एंड कीप डूइंग द राइट वर्क एंड हार्ड वर्क। ओके, थैंक यू।